दोस्तों नमस्कार। यदि आप एईपीएस संचालक हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, विड्रॉल का काम करते हैं, तो ये तो आप जानते हैं कि ये जितनी भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, मुख्य रूप से इसको दो एजेंसियां गवर्न करती हैं। एक तो होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक होती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको लेके 31 जुलाई 2024 को आरबीआई ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। एक मसौदा हम इसको बोल सकते हैं, एक रूपरेखा इसको बोल सकते हैं, जो कि लगभग नवंबर के माह से इम्प्लीमेंट होना है। अभी जो चल रहा है वो अगस्त से चल रहा है, तो अगर हम देखें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने लगभग हमारे पास हैं। 90 दिन का एक यहाँ पर ये पीरियड है, और इस पर आरबीआई ने 31 अगस्त 2024 तक लोगों से राय भी मांगी है। हालांकि इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर यहाँ पर फिनटेक कंपनियां होंगी, बैंक होंगी, जो अपनी अपनी राय यहाँ पर मेल के माध्यम से उनको देंगी, या फिर लेटर भी लिख सकती हैं। जितनी भी चीज़ों का मैं संदर्भ आपको यहाँ पर ले रहा हूँ, ये आरबीआई की प्रेस रिलीज है, उनके कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, जिनका प्रूफ के रूप में मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है। क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं, कई बार वो विश्वास नहीं करते हैं और उसका प्रूफ मांगने लगते हैं, तो इसलिए वो हमने पूरा दे दिया है। क्योंकि वो जो भी लिंक हम यहाँ पर दे रहे हैं सारा कुछ अंग्रेजी में होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उसको हिंदी रूपांतरण नहीं कर पाएंगे या उसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, तो उन्हीं सब लोगों को हमको इस वीडियो के माध्यम से समझाना है। हालांकि जो हमारे नियमित दर्शक हैं, तो लगभग साल डेढ़ साल से बीच बीच में हम लोग आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। बहुत सारे अपडेट ऐसे हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे थे जिनके बारे में कभी हमने बताया होगा लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन ये जो मसौदा या जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसके बाद वो बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट होंगे। क्योंकि आरबीआई का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह है कि किसी भी तरह से फ्रॉड जो एईपीएस के माध्यम से हो रहे थे उसको रोकना है। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो मसौदा है, मैं इसका कुछ प्रिंट आउट भी निकाल के रखा हुआ हूँ, बाकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मेनली इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि 31 अगस्त 2024 को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और इस ड्राफ्ट को सारे बैंकों को, एनपीसीआई को दिया गया है कि वो आप इस ड्राफ्ट को देख लीजिए। इसके बाद इसमें क्या संशोधन हो सकता है, या आरबीआई उनसे जो चाह रही है उसमें बैंकों को क्या आगे प्रोसेस करना रहेगा, क्या चेंजेस करना पड़ेगा, वो वहाँ पर उनकी राय मांगी जाएगी। तो बैंक और एईपीएस तो ये सारी चीज़ें करेंगे ही, अपने नियमों में बदलाव करेंगे, लेकिन हम आप जो किसी भी कंपनी का एईपीएस संचालन करते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, इनको किस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस देखने पड़ेंगे, वो सारा कुछ हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया जा रहा है वो एजेंट की ऑनबोर्डिंग को लेके है, कि जो एजेंट की ऑनबोर्डिंग होती है इसमें केवाईसी की प्रक्रिया को टफ किया जाएगा। इसके पहले हो सकता था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिनका रिमोट के माध्यम से, रिमोट इन द सेंस है कि आपने डॉक्यूमेंट हमको, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिए, हमने आईडी क्रिएट कर दी, उधर पे जाके उनका केवाईसी हो गया और वो वर्किंग वहाँ पर करने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ सही हो जाने के बाद भी एक चीज़ ये होती थी कि वो व्यक्ति फ्रॉड करेगा, नहीं करेगा, या कर लिया है तो किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति फ्रॉड करने के बाद अगर उसकी एक कंपनी से आईडी बंद हो गई है तो वो दूसरी कंपनी से आईडी वहाँ पर चालू करवा लेता था। प्रीवियस कंपनी को यहाँ पर कोई भी जानकारी पता नहीं लगती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो बैंक है, मतलब बैंक से मतलब क्या है, जिन बैंकिंग की सर्विसेज से हमारी एईपीएस चलती है, फॉर एग्जांपल यस बैंक हो सकता है, आईसीआई बैंक हो सकता है, एनएसडीएल बैंक हो सकता है, कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है। तो इन सब बैंकों को एक प्रकार से दायित्व प्रदान किया गया है कि आपको अपने जो ऑनबोर्डिंग आप कर रहे हो इसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, उनके ट्रांजेक्शन की निगरानी भी करनी है, ट्रांजेक्शन के एक प्रकार से पैटर्न को फॉलो करना है, जिससे कि वो समझ पाए कि क्या यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति नया एजेंट बना है, और यदि वो आज ही एजेंट बना, आज ही उसकी ऑनबोर्डिंग हुई है, और वो लगातार 10-10 हज़ार के कुछ बड़े ट्रांजेक्शन करता है, तो एक प्रकार से सस्पिशियस माना जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नई दुकान खोलता है, नया ऑनबोर्डिंग उसका होगा, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास पहले ही दिन इतना सारा काम आ जाए कि वो हज़ार लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन कर सके। हो सकता है उसके पास 500 वाला कोई आएगा, कोई 1000 वाला आएगा, कोई 2000 वाला आएगा, या हो सकता है पहले दिन तो कोई आए ना, पहले हफ्ते कोई ना आए। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पैटर्न बना के रखे कि किस ट्रांजेक्शन को वो सस्पिशियस मानेगा।
साथ ही यहाँ पर आप और हम अभी भी वही गलती करते हैं कि हम लोग जब एईपीएस का विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर कस्टमर का एक रैंडमली कोई भी नंबर डाल देते हैं और कई बार तो अपना ही नंबर डाल देते हैं या एक ही नंबर 10 कस्टमर में डाला। तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को फॉलो करने की यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरी यहाँ पर बात हो रही है कि अलग अलग जो एजेंट हैं उनका एक रिस्क प्रोफाइल बनाया जाए कि उदाहरण के लिए XYZ भारत की कोई जगह, मैं एक नाम नहीं लूंगा ताकि किसी को बुरा ना लगे कि हमारे शहर या हमारे एरिया के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन मान लीजिए भारत का कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, तो यदि वहां से कोई ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस हो रही है तो उस रिटेलर का जो एईपीएस के ट्रांजेक्शन है उसकी लिमिट अलग हो सकती है, भारत के दूसरे जो शहर हैं उनके लिए ट्रांजेक्शन की लिमिट अलग हो सकती है रिस्क प्रोफाइल के बेस पर। एजेंट जितना पुराना होता जाएगा उसका रिस्क मैनेजमेंट जितना कम रहेगा कि भैया अब इसके साथ कोई रिस्क नहीं है, लंबे समय से काम कर रहा है, तो उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी जाएगी। इस प्रकार का भी ड्राफ्ट में एक मसौदा तैयार किया गया है, हालांकि बैंकों की इस पर राय ली जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि कई बार होता है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर बहुत सारी आइडिया हो जाती हैं, हम लोग आपने भी देखा होगा 4-4 5-5 कंपनियों का हम लोग आइडिया बनवा लेते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी अब मना किया जा रहा है। एक बैंक से एक ही एजेंट की केवल एक आईडी होगी। अब अभी क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कंपनी ए है जो कि यस बैंक से चलती है, एक कंपनी बी है जो कि यस बैंक से चलती है, दोनों कंपनियां यस बैंक से आपके नाम का अलग अलग ऑनबोर्डिंग करवा लेती है। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आएगी कि अगर आपका ऑनबोर्डिंग ए कंपनी में पहले से यस बैंक से है और जब आप बी कंपनी की आईडी लोगे जो कि यस बैंक से चल रही है, तो वहां पर आपकी ऑनबोर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ताकि कंपनियां एक बार में एक ही, या मतलब देखा जाए तो बैंक एक एजेंट को एक ही आईडी से ट्रैकेबल हो सके कि किस कंपनी से ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी आप देखेंगे भी, मैंने बहुत पहले इसका एक वीडियो बनाया था कि बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछते थे कि सर कस्टमर ब्लेम कर रहा है कि हमने पैसा आपके पास से निकाला, हम कैसे बताएं कि पैसा हमारे पास से निकला नहीं निकला, क्योंकि इसमें ना तो कंपनी का नाम आता है ना हमारा नाम आता। लेकिन अब बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनमें ट्रांजैक्शन में जब आप पासबुक में एंट्री कराओगे तो एजेंट का नाम और एड्रेस भी आता है और आगे चल के इसमें पैन नंबर भी आएगा। तो आप चाहें तो उदाहरण के लिए कैनरा बैंक को दे सकते हैं, कैनरा बैंक में ये प्रोसीजर हो रही है। आप किसी कैनरा बैंक के ग्राहक की पासबुक अगर उठा के देखेंगे, उसने जहां से भी अगर एईपीएस का ट्रांजैक्शन कराया तो एजेंट का नाम और लोकेशन उसकी आती है। तो एक तो ये यहाँ पर बात आएगी कि जो आपको आगे देखने को मिलेगा कि आप मल्टीपल आइडिया नहीं चला पाएंगे, और संभावना ये, हालांकि इस ड्राफ्ट में ऐसा नहीं है, लेकिन जो डिवाइस आप लेते हैं अलग अलग कंपनियों में आप ऑपरेट कर लेते हैं, संभावना ये है कि इसको भी शायद लॉक किया जाए कि एक बार में एक ही कंपनी के साथ वो डिवाइस मैप हो जाएगी। यदि आप दूसरी जगह करोगे तो वो मैपिंग नहीं काम करेगी, ऐसा उम्मीद है। हालांकि इस वाले ड्राफ्ट में ऐसा नहीं है, इसके लिए एक अलग हम लोगों को नोटिफिकेशन मिला था, उस पर ऐसी जानकारी आई थी। तो यहाँ पर तो बात हुई कि किस प्रकार से वो रेगुलेट आपको कर सकते हैं, कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कई बार होता है कि हम एक कंपनी का काम छोड़ दिया, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, ट्रांजैक्शन नहीं किया, दूसरी कंपनी से कर रहे थे, और यदि अब हम वापस उस कंपनी की आईडी को चालू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी नए से ज़्यादा टफ प्रोसीजर यहाँ पर रहेगा। मतलब नई आईडी के लिए जो केवाईसी होती है वो ही केवाईसी करना पड़ेगी, बल्कि उससे ज़्यादा ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कराया जाएगा। ये भी रिस्क मैनेजमेंट के कारण किया जा रहा है कि भाई जो आईडी 8 महीने से साल भर से काम नहीं कर रही थी वो अब दोबारा काम क्यों करना चाह रहा है, तो यहाँ पर ये आएगा। इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अभी आप लोग अगर मल्टीपल आईडी यूज़ कर रहे हैं या आपके नाम पर है, यूज़ आप एक ही कर रहे हैं, तो दूसरी आईडियों से भी मिनिमम एक एक ट्रांजैक्शन आप जरूर कर लें, ताकि वो आईडियाँ बंद ना हो, क्योंकि बंद हो गई तो उसको चालू कराना मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात आ रही है कि जो आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें अब आपका पैन नंबर भी जाएगा, ताकि एजेंट यहाँ पर क्लियर हो सके। और मैं जहाँ तक इसको समझ पाया हूँ कि जो हम ऑनलाइन पेमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो फ़ोन पे, गूगल पे या इसी टाइप की कोई पेमेंट के लिए बात हो रही है, तो इससे ये होगा कि अभी आप लाखों रुपए का मनी ट्रांसफ़र अपने नाम से करते आ रहे थे, अपने अकाउंट से कर रहे थे, लेकिन वो कभी ट्रैकेबल नहीं हो पाता था। लेकिन अब चूंकि उसमें पैन नंबर मेंशन होगा तो ये जानकारी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के डिटेल में भी जाएगी कि यार इस अकाउंट से इतना इतना पैसा बार बार भेजा जा रहा है या इस पैन नंबर से इतना पैसा बार बार आ रहा है। तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे, अभी हमने देखा, हम लोग खुद आईटीआर फाइल का काम करते हैं, तो हमारे कई ऐसे एजेंट हैं जो कि दसियों लाख रुपए अपने फ़ोन पे, गूगल पे से कर देते, लेकिन इनकम टैक्स की साइट पर उनका कोई भी डेटा
AIS में नहीं आता, लेकिन अब वो डेटा यहाँ पर पकड़ा जाएगा। तो हो सकता है कि भविष्य में उनको उस पर पेनल्टी भी लगेगी। किसी ने 10 लाख रुपए का ट्रांसफ़र कर दिया तो इनकम टैक्स उसको सोर्स पूछेगा कि भाई ये 10 लाख आपने भेजे आए कहाँ से, और आप अगर उसका सोर्स नहीं बता पाओगे तो आपको वो इनकम में कैलकुलेट होगा। इनकम में कैलकुलेट होगा तो 10 लाख के ऊपर जो भी परसेंटेज 15-20% का स्लैब अगर चल रहा होगा वो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। और यदि आप बताते हैं कि आपने मनी ट्रांसफ़र किया है तो वो इलीगल है, आप अपने खाते से मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यही कुछ यहाँ पर रेगुलेशन आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से बचना है, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मल्टीपल आईडी लेके रखें तो वो बंद ना हो, इसलिए आप उनसे सिंगल कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करते रहें। दूसरा, यहाँ पर आप भी प्रयास करें, हम लोग जो बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपना ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन करें। बहुत सारे लोग अभी भी, मैं समझता हूँ शायद 90% लोग ट्रांजैक्शन रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। IIBF का एग्ज़ाम नहीं आपने कंप्लीट किया हुआ है। इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, IIBF के बारे में, उसकी बुक के बारे में। अगर आपने अभी तक IIBF की बुक नहीं परचेस करी, करना चाहें तो उसकी लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। लोकल मार्केट में नॉर्मली नहीं मिल पाती, बड़े बड़े शहरों में भी, छोटे में तो मिलती ही नहीं है, तो आप ऑनलाइन इसको ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आने वाली है कि जो बैंक हैं उनको अब डायरेक्ट ये जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले क्या होता था, कंपनियों की जिम्मेदारी होती थी कि वो एजेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। एजेंट का जो ट्रांजैक्शन है उसका पैटर्न को देखते हुए बैंक अब आपका वेरिफिकेशन कर सकता है और अपने स्तर पर वो आपकी आईडी बंद या चालू कर सकता है। अभी तक ये होता था, कंपनी बंद करती रही तो डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मेल करके डॉक्यूमेंट भेज के चालू करवा लेते थे, लेकिन अगर बैंक के द्वारा बंद हो जाएगी तो अब आपकी आईडी यहाँ पर चालू किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर यह है कि कंपनी तो जैसा है ही चल रही है, लेकिन हमको RBI और NPCI के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ये आपकी लोकेशन ट्रैक करने के बारे में है। ये जो लोकेशन ट्रैक की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कई लोग होते हैं कि आईडी आज आपने इधर पर लॉगिन करी, 5-7 लोगों का पैसा निकाला, फिर कल आपने 100-200 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में चले गए। तो इस प्रकार के पैटर्न को बैंक की तरफ से और RBI की तरफ से रिस्ट्रिक्शन माना गया है कि अगर इस प्रकार का पैटर्न हो रहा है तो इसको रिस्क मैनेजमेंट में माना जाएगा और इस प्रकार की आईडियों को बंद करना है। तो ड्राफ्ट के अगर हम मोटा पॉइंट यहाँ पर देखें तो KYC की प्रक्रिया को टफ किया जाना है। जो बैंक हैं जिनने आपको आईडी अप्रूव करके दी है वो आपके ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरा, आपको रिकॉर्ड का प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। चौथा यहाँ पर है कि आपको IIBF का एग्ज़ाम पास करना रहेगा। ये सारे अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर आपको जो दुकान में कैश आउट कैसे ना आप करते हैं, मतलब जिन व्यक्तियों का आप पैसा निकाल रहे हैं, यदि आपको कहीं पर भी वो सस्पिशियस लगते हैं तो उनके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको उनसे आधार वगैरह की कॉपी लेके रखनी है, ये सारा कुछ आपको रखना है। इसमें चीज़ हालांकि इन्होंने रखा है कि ये जब 31 तारीख तक ये पूरा मंगाया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ एक प्रकार से बोल सकते हैं सुझाव मांगे गए हैं। वो सुझाव आ जाने के बाद विस्तृत रूप से जो गाइडलाइन आएगी वो अपन को पता लगेगी कहीं ना कहीं नवंबर के आसपास तक। लेकिन हमको अभी से अपने काम करने के तरीके में सुधार लाना पड़ेगा ताकि हमारी आईडी या हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस कहीं से भी बंद ना हो। मैं आपको पुनः बता दूं कि इन सभी चीज़ों की लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। RBI का ये गाइडलाइन है, ड्राफ्ट है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम इस प्रकार का कोई वीडियो लेके आते हैं तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएँ, आपको वो अपडेट मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।